अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. This microsporogenesis occurs inside the pollen sac. In the transverse section of anther, we observe that at four corners, four pollen chambers, four pollen sacs are present. In these four pollen sacs, ये जो चार pollen sacs थे, in this structure, at four corners, four pollen sacs are present. These four pollen sacs contain sporogenous cells. At a young stage, they contain sporogenous cells. These sporogenous cells, after growth, they convert into pollen mother cells. They convert into pollen mother cells. These pollen mother cells are also called as a microspore mother cells. Microspore mother cells. These microspore mother cell, which is diploid in nature, it is undergone meiotic division. Meiotic division. After meiotic division, it produces four haploid microspore. It produces four haploid pollen spores. अब ये जो haploid, चार haploid pollen ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये इनिशियल स्टेज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और बिकॉज द फोर सेल्स दे कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ टेट्राड. सो दीज टेट्राड्स आर आइदर टेट्राहाइड्रल, दे मे बी आइसोबाइलैटरल, दे मे बी लीनियर टेट्राड, और दे मे बी डेक्यूसेट. 1 2 3 4. यानी कि जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो इनिशियली वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो जब जुड़ते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में जो सबसे कॉमन टाइप है वो होता है टेट्राहेड्रल का, और यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3, द फोर्थ वन इज एट द बैक साइड. सो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप. उसके बाद आइसोबाइलैटरल, लीनियर and decussate. So these tetrads are detached, they get separated due to one of the enzyme called as a callase. In due course of time, after growth, after attaining maturity, these microspores, after detachment, they are called as a pollen grains. In initial stage, जब ये बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पोलन मदर सेल से, जब मियोटिक डिवीजन करते हैं, और मियोसिस के बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हमको पोलन मदर सेल्स माइक्रोस्पोर्स बनाते हुए इस पोलन चेम्बर्स में हमको दिखाई देते हैं. अब ये जो पोलन पोलन ग्रेन्स है, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ पोलन ग्रेन्स, क्योंकि अभी इनका डेवलपमेंट होना बाकी है. तो ऐसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप का जहां पर स्पोरोडर्म्स आर नॉट प्रेजेंट, जिसमें स्पोरोडर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स. अब ये माइक्रोस्पोर जब डिटैच होंगे, जब ये सेपरेट होंगे, 1 2 3 4, दे गेट सेपरेटेड. जब ये सेपरेट होते हैं तो ईच वन इज अ हैप्लॉइड सेल. हर एक जो है वो हैप्लॉइड सेल होता है, और ये माइक्रोस्पोर विल कन्वर्ट इनटू अ पोलन ग्रेन. सो वेयर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑकर्स इनसाइड द पोलन चेम्बर. ये कहीं नहीं बल्कि पोलन सैक में, पोलन चेम्बर में ही प्रोड्यूस होते हैं. इनका डेवलपमेंट इन सीटू यानी कि पोलन सैक में ही होता है. तो ये माइक्रोस्पोर्स जब स्पोरोडर्म को प्रोड्यूस करते हैं तो नाउ दे आर कॉल्ड एज अ पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, they are called as a pollen grain. So let's talk about pollen grain. Pollen grains are unicellular, uninucleate, haploid, non-motile structure. Pollen grain is unicellular. It is made up of single cell.
unicellular, uninucleate because it contains a single nucleus, haploid, it contains a single set of chromosome, haploid, and non-motile structure. The appearance of pollen grain is like a dust particle. इनका जो appearance होता है वो dust particle की तरह होता है. They are too minute, they are too small. अगर हम इसका size देखेंगे, the size of the pollen grain is around 10 to 200 micron. The size of the typical pollen grain that is range from 10 to 200 microns. तो इनका अपीयरेंस जो होता है एक डस्ट लाइक पार्टिकल की तरह होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज इनका बहुत ही स्मॉल होता है, एक डस्ट लाइक अपीयरेंस की जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है. तो अभी देखेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है. पोलन ग्रेन, the cell wall of pollen grain is called as a sporoderm. The cell wall of pollen grain is called as a sporoderm. अब ये जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन की जो स्टडी होती है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज अ पाइलोनोलॉजी. व्हाट इज पाइलोनोलॉजी? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन. Study of pollen grain. Erdmann is called as a father of palynology. Erdmann called as a father of palynology. तो ये जो हम पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं, that branch is called as a palynology. So स्ट्रक्चर कैसा है, हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं. पोलन ग्रेन, cell wall of pollen grain is called as a sporoderm. The cell wall of pollen grain is called as a sporoderm. The meaning होता है layer, spore is a pollen grain. So the wall of pollen grain is called as a sporoderm, and there are two in numbers. That outermost layer is called as a exine, and the inner layer is called as a intine. Sporoderm, collective form, the cell wall of pollen grain is called as a sporoderm, and this sporoderm, there are two in numbers. The outermost layer is called as a exine. Exine is outermost highly resistant wall. It is toughest membrane, sometimes spiny or shows furrows or irregular in shapes. यानी इनका जो शेप होता है एक्साइन का, ये वेरी करता है फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज, और इट शोज adaptation according to their pollinating agent. For example, in anemophilous flowers, जो wind pollinated flowers होते हैं, in that flowers exine is absent just to reduce a weight of pollen grain. लाइट वेट अगर रहेगा तो इजीली एयर में स्विंग कर सकेगा, इजीली एयर में उड़ सकेगा. इसलिए अनीमोफिलस प्लांट में, अनीमोफिलस फ्लावर में पोलन ग्रेन में एक्साइन एब्सेंट होते हैं. जबकि अगर आप एंटोमोफिलस फ्लावर्स देखते हो, ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं, उनके अंदर एक्साइन जो होते हैं, इट हैज वेरियस रिजेस और स्पाइन्स जस्ट टू प्रोवाइड अ ग्रिप. तो अगर आप उसका साइज देखते हो या फिर अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखते हो, तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज. तो एक्साइन इज आउटर मोस्ट highly resistant layer. What is called as highly resistance? Because it is made up of one of the molecule called as a sporopollenin. Sporopollenin, it is the highly resistant molecule in the biological world. हमारे लिविंग वर्ल्ड में सबसे हाईली रेजिस्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है स्पोरोपोलेनिन होता है. एंड दिस स्पोरोपोलेनिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टैप्टम, द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द एंथर. एंथर का जो सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, दैट मेम्ब्रेन टैप्टम produces Ubish bodies, and this Ubish body produces sporopollenin. अब क्योंकि sporopollenin ये high resistant molecule होता है, it resists the high temperature, high acidic condition, alkali condition, high pH.
या जैसे भी कंडीशंस होते हैं वो हर एक कंडीशन को रेजिस्ट करते हैं, दे आर अनेबल टू डिग्रेड। इनका डिग्रेडेशन का जो कंडीशन होता है वो नहीं होगा। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ presence of sporopollenin in the pollen grain, it acted as a fossils। ये एक fossils की तरह भी remains रह सकते हैं। तो outer most membrane क्या है? एक्साइन है। एक्साइन का कंपोजिशन स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, कैन बेयर और टॉलरेट द एनी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। कोई भी एक क्लाइमेटिक कंडीशन को, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इनर लेयर इज इंटाइन। द इनर लेयर इज कॉल्ड एज अ इंटाइन। इंटाइन इज नेक्स्ट टू एक्साइन, इनर टू एक्साइन, स्मूथ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। कंटिन्यूअस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक्साइन को आप देखोगे तो एक्साइन इज नॉट अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। एक्साइन में कुछ ऐसे एरिया आते हैं जहां पर एक्साइन का जो थिकनेस होता है या तो बहुत ज्यादा थिन होता है और आइदर इट इज टोटली एब्सेंट। एट सर्टेन एरिया एक्साइन इज टोटली एब्सेंट। अब यहाँ पर आप देखते हो तो एक्साइन इज एब्सेंट, हियर एक्साइन इज एब्सेंट, हियर एक्साइन इज एब्सेंट। सो the area in the pollen grain where exine is absent, that area is called as a germ pore. That area is called as a germ pore. अब ये जो एक छोटा सा अपर्चर आप देखते हो जहां पर एक्साइन एब्सेंट है। अब पोर कब कहेंगे? अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, इफ दैट अपर्चर इज सर्कुलर तो उसको हम बोलते हैं पोर। अगर ये ओपनिंग जो होता है, जो एब्सेंट होता है, इट इज लाइक अ स्लिट लाइक अपर्चर। अगर यहाँ पर ये स्लिट लाइक होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जर्म फरोज। germ pore or germ furrows, these are the area of exine where exine is totally absent. Where in intine, intine is a continuous membrane. Intine is a continuous smooth membrane and the composition of intine is pectocellulose. Intine जो है वो किससे बनते हैं? पेक्टिन और सेल्यूलोज। Pectocellulose. This intine and exine collectively they are called as a sporoderm, and the outermost membrane exine, it is a protective in nature, whereas the two membrane encloses a cytoplasm. Inside the cytoplasm vacuole food molecule reserve food material is present and centrally situated haploid nucleus is present. This pollen grain, because of composition of exine sporopollenin, it can remain forever. It acted as a fossils because ये degrade नहीं होते हैं, इस वजह से it remain as a fossils. These pollen grains contains a numerous nutrients. That's why the pollen grains are used as a nutrient supplement. Nowadays nutrient supplement are available, so this microspore, this pollen grain is used either in the form of tablet or either in the form of syrup. It is used as a nutrient supplement especially by athletes or by growing children. जो growing children होते हैं they require more amount of nutrients. जो athletes होते हैं, जो sportsmen होते हैं, they also require more nutrients. तो ये जो pollen grain है, it is one of the source of nutrient. That's why it is commercialized either in the form of tablet or either in the form of syrup. It is available as a nutrient supplement. ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसको हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड। ये स्टोर भी करके रखे जाते हैं इन द लिक्विड नाइट्रोजन। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, अभी इसका टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो अराउंड -190 to 196 डिग्री सेल्सियस में, उसमें इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस अबाउट पोलन ग्रेन. Pollen grain is the first cell of male gamete.
पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेट, और ये जो पोलन ग्रेन है हम देखते हैं तो ये बनते हैं इनसाइड द पोलन चेम्बर्स, इनसाइड द पोलन सैक। इनिशियली पोलन ग्रेन्स आर इन अटैच्ड फॉर्म, यानी कि ये एग्रीगेट फॉर्म में होते हैं, और फाइनली ग्रोइंग स्टेज में जाकर वो सेपरेट होते हैं और इंडिविजुअली उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आप देख सकते हो जहां पर जब टेट्राड फॉर्मेशन होता है वो डिटैच नहीं होता, यानी दे रिमेन अटैच। तो ऐसा पोलन ग्रेन जो टेट्राड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन, उसको हम कह सकते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। या फिर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, कुछ ऐसे भी स्पेसीज होते हैं जहां पर आपको जो पोलन स्पोर्स है या पोलन ग्रेन्स जो है वो टेट्राड की बजाय, यानी कि 4 सेल की बजाय आपको मल्टीपल सेल्स दिखाई देते हैं। दैट सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 11 टेट्राड्स, यानी फॉर एग्जांपल इन कुकरबीटा में अगर आप देखोगे तो 11 टेट्राड्स आपको दिखाई देते हैं। सो ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। हम जो देख रहे हैं द मोस्ट कॉमन टाइप हम देख रहे हैं जहां पर टेट्राहेड्रल इज द कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड फाउंड इन एंजियोस्पर्म। अब ये डिटैच होते हैं, डिटैच होने के बाद में हर एक माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होता है। तो 4 माइक्रोस्पोर्स हमको मिलते हैं फ्रॉम सिंगल मदर सेल, और ये जब 4 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं आफ्टर ग्रोथ तो हमको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जो जिसकी वजह से एलर्जी होती है ना। कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं व्हेन दे केम इन कांटेक्ट विद द ह्यूमन बीइंग तो कुछ एलर्जिक कंडीशंस दिखाई देते हैं, और वो जो एलर्जिक कंडीशंस होते हैं that allergic condition is called as a hay fever. Hay fever is a common allergic condition occurs due to pollen grain. पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जिक कंडीशन होती है, और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली अनीमोफिलस फ्लावर से ही होते हैं। कुछ और भी पोलन ग्रेन्स है जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस होता है, फारंजियाटिस भी होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू जब वो जाते हैं तो दे क्रिएट एलर्जी। सो पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जिक कंडीशंस भी क्रिएट होती है। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल of male gamete. It is not actually a male gamete. Male gamete कैसा बनता है, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट कैसा बनता है वो हमने देखना है, and that process is called as a microgametogenesis. पोलन ग्रेन is the first cell of male gamete. अब इस मेल गैमेट से पहले सेल से पोलन ग्रेन से मेल गैमेट कैसा बनता है उसको हमने देखना है by the process of microgametogenesis. By the process of microgametogenesis, male gametes are produced. So, अब हम देखेंगे from pollen grain how male gametes are produced. This process is also called as a development of male gametophyte. What is gametophyte? Gamete containing organ. Gamete containing organ is called as a gametophyte. ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑकर्स. So we have pollen grain. Pollen grain is a unicellular, uninucleate, haploid, non-motile structure. So this development of male gametophyte it occurs in 2 stages. ये 2 stages में complete होता है. That first stage is pre-pollination stage. The first stage is pre-pollination stage and the second is post-pollination stage. गैमेटोफाइट बनने का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. वन बिफोर पॉलिनेशन एंड द सेकेंड आफ्टर पॉलिनेशन. तो पहला स्टेज हम देखेंगे प्री पॉलिनेशन, जहां पर पोलन ग्रेन के माइक्रोस्पोर के अंदर ही पोलन चेम्बर के अंदर ही ये प्रोसेस होता है. पहला जो प्रोसेस है प्री पॉलिनेशन का, जहां पर पोलन चेम्बर्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है इन सीटू प्रोसेस इनसाइड द पोलन सैक. अब जैसे ही पोलन सैक्स के अंदर
पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स बिफोर पॉलिनेशन दे आर अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं। ये क्या करते हैं? माइटोटिक डिवीजन करते हैं। अब जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस ऑकर्स। सो इनिशियली कैरियोकाइनेसिस ऑकर्स। अब कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि दो न्यूक्लियस बनते हैं। वी गॉट टू न्यूक्लियाई in single cell. After karyokinesis, cytokinesis occurs. In cytokinesis, the cytokinesis is a division of cytoplasm. But here, there is unequal distribution of cytoplasm. There is unequal distribution of cytoplasm. One cell receive more amount of cytoplasm, another cell receive less amount of cytoplasm. Due to unequal distribution of cytoplasm, the two unequal sized cells are produced. One is smaller cell, one is larger cell. हमको यहाँ पर दो सेल्स मिलते हैं, एक छोटा सेल होता है और एक जो है वो बड़ा सेल होता है। The smaller cell is called as a generative cell. The smaller cell is called as a generative cell and the respective nuclei is called as a generative nuclei. This generative cell contains less amount of cytoplasm. There is no vacuoles and there is no reserve food material is present. But it contains a larger nucleus. Whereas the another larger cell which is produced is vegetative cell or also called as a tube cell. Now why it is called as a vegetative cell? Because there is no role in gamete development. ये सेल का गैमेट बनाने में कोई भी रोल नहीं होता है। That's why it is called as a vegetative cell. और this cell is also called as a tube cell because ये सेल पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करते हैं। That's why it is called as a tube cell. So the vegetative cell is larger cell, contain more amount of cytoplasm and reserve food material is present, vacuoles are present, larger nucleus is present. So two cells are present. This stage is called as a two-cell stage. Before pollination, pollen grains undergoing mitotic division. पोलन सैक में पोलन ग्रेन माइटोटिक डिवीजन करते हैं जिसकी वजह से हमको दो सेल मिलते हैं। वन इज स्मॉलर सेल, वन इज लार्जर सेल। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज अ जनरेटिव सेल, लार्जर सेल इज कॉल्ड एज अ vegetative cell or also called as a tube cell. This stage of pollen grain is called as a two-cell stage. Two-cell stage. After two-cell stage, dehiscence of anther occurs. Means what? अब यहाँ से जब ये पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज बन जाते हैं तो हमने देखा था कि ये जो एरिया है दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच का जो एरिया है ये थिन होता है। यहाँ पर कोई कैलोस की थिकनिंग नहीं होती है, फाइबर की थिकनिंग नहीं होती है, तो ये रप्चर हो जाते हैं एंड दे हेल्प्स टू रिलीज द पोलन ग्रेन। ये टू सेल स्टेज पोलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं and this process is dehiscence of anther, rupturing of anther. रप्चर होते हैं एंथर और इसके वजह से जो टू सेल स्टेज पोलन ग्रेन है ये एंथर से बाहर निकलते हैं। दैट मीन्स दे गेट पॉलिनेटेड। जब पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करते हैं तो उनका स्टेज कौन सा होता है? टू सेल स्टेज। हम देख सकते हैं यहाँ पर टू सेल स्टेज। अराउंड 60 to 70%, अराउंड 60 to 70% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन दे आर एट द टू सेल स्टेज, बट रिमेनिंग 30% ऑफ द सेल, द रिमेनिंग 30% ऑफ पोलन ग्रेन दे आर एट द थ्री सेल स्टेज। यानी क्या बता रहे हैं? जब पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करते हैं तो उनका जो स्टेज होता है वो टू सेल स्टेज होता है और ये मोस्ट कॉमन होता है एंजियोस्पर्म में 60 to 70%। इस तरह से ही पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन का।
अब रिमेनिंग जो 30% है या 40% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका स्टेज क्या होगा, तो उनका स्टेज होता है 3 सेल स्टेज. Remaining 30% or 40% of pollen grain they are at the 3 cell stage. लेकिन हम कॉमन टाइप देख रहे हैं जहां पर 2 cell stage of pollen grain is found. After this condition, अब एक बार माइटोसिस हो गया जिसकी वजह से सिंगल सेल पोलन ग्रेन ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया. अब इसके बाद होता है पॉलिनेशन. इसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन. Due to any agent, either biotic or abiotic agent, because pollen grains are non-motile, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. They required any agent. That agent may be living organism or they may be physical factor of the environment. Anyhow, they reaches up to the compatible stigma. ये अपने compatible stigma के पर फ्यूज होते हैं. अब जब ये स्टिग्मा के पास फ्यूज होते हैं, दे पोलन ग्रेन व्हेन दे फॉल ओवर द स्टिग्मा, दैट टाइम द स्टिग्मा ऑलरेडी कंटेन्स सम न्यूट्रिएंट्स. स्टिग्मा कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगरी सब्सटेंस. जब पॉलिनेशन होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास जाते हैं, स्टिग्मा से फ्यूज होते हैं, तो स्टिग्मा कंटेन अ शुगरी फ्लूइड. Stigma contain a sugary fluid and due to that sugary fluid it absorbed by the pollen grain. Pollen grain उसको absorb करते हैं. अब क्योंकि pollen grain न्यूट्रिएंट को absorb करते हैं यानी वो sugary fluid को absorb करते हैं, तो इनका साइज जो है वो बढ़ जाता है. It gets swollen. ये swollen हो जाते हैं. अब इतना swollen हो जाते हैं कि इंटाइन को जब टारगेट हो जाते हैं तो इंटाइन को फर्दर स्पेस नहीं होता है और फाइनली ये जर्म पोर से बाहर निकल आते हैं. इस इंटाइन्स दे कम्स आउट फ्रॉम द जर्म पोर. जर्म पोर इज द एरिया वेयर एक्साइन इज टोटली अपसेट. तो इंटाइन दे कम्स आउट फ्रॉम द जर्म पोर और दिस इंटाइन इट फॉर्म्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इंटाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पोलन ट्यूब. एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बनता है और इसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब. स्टिल दिस पोलन ग्रेन इज प्रेजेंट ओवर द स्टिग्मा एंड दे एब्सॉर्बिंग द सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मा. ये शुगरी फ्लूइड को एब्सॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है यानी कि पोलन ट्यूब इट एनलार्जेस इन द साइज. इनका साइज बढ़ता जाता है. अब सब साइज बढ़ता है तो उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है इट कंटेन जनरेटिव न्यूक्लियस. जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये माइग्रेट करता है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म. इसको देखते हुए जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, इट ऑल्सो माइग्रेटेड और इट ऑल्सो शिफ्टेड इन द पोलन ट्यूब. व्हेन द साइज ऑफ द पोलन ट्यूब इंक्रीजेस, जब पोलन ट्यूब का साइज इंक्रीज होता है और दोनों न्यूक्लियस, द जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, बोथ दीज न्यूक्लियस दे रीचेस इनसाइड द पोलन ट्यूब, दैट टाइम वन मोर टाइम माइटोसिस ऑकर्स. और एक बार माइटोसिस होता है और ये माइटोसिस किस में हो रहा है, जनरेटिव सेल में, जनरेटिव न्यूक्लियस में होता है where 2 cells are produced. Generative nuclei they will convert into a 2 haploid cells and these 2 haploid cells are called as a male gamete. Male gametes. So here you can observe that 2 male gametes are present. This is one of the most important unique feature of angiosperm that it contains 2 male gametes. The 2 male gametes are produced after second mitosis. So this pollen tube, if you observe here, the 3 cells are present, the 2 haploid male gamete and 1 tube cell tube nucleus. There is no role of tube cell tube nucleus in reproduction or in the gamete formation. Soon it will degenerate. ये degenerate हो जाता है, इसका कोई भी रोल नहीं है reproduction में ना ही gamete formation में. So this structure who contains a male gamete,
two male gamete is called as a male gametophyte. So here we observe two male gametes are produced at the end of the process, and the two male gametes, they get utilized in the fertilization. Both these gametes are used in fertilization, and this is one of the important and the unique feature of angiosperm. यहाँ पर हम देख रहे हैं दो मेल गैमेट हमको मिलते हैं, कितने डिवीजन के बाद मिल रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. डैश नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल विल प्रोड्यूस हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, और जस्ट टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट हाउ मेनी डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड. एक एग्जांपल हम देखेंगे. टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स हाउ मेनी डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड. To produce two male gamete, how many divisions are required? दो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने डिविजन्स लगते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर वन माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन. यहाँ पर क्या हो रहा है? पहला एक मियोटिक डिवीजन होता है, वन मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन होने के बाद हमको 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिलते हैं. ये माइक्रोस्पोर जब ग्रोथ करते हैं तो ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं. पोलन ग्रेन माइटोटिक डिवीजन करते हैं, माइटोसिस करते हैं, तब जाकर ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होंगे. आफ्टर दिस 2 सेल स्टेज दे गेट पॉलिनेटेड. अब ये पॉलिनेशन जब कर रहे हैं तो चेंजेस हम देख सकते हैं. ओवर द स्टिग्मा दे प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट. अब ये 2 मेल गैमेट कैसे बनते हैं? तो यहाँ पर और एक बार माइटोसिस होता है इन जनरेटिव न्यूक्लियस. ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर और एक बार ये डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. यानी यहाँ पर एक माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर एक माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. सो हियर 2 माइटोटिक डिवीजन्स आर ऑकर. तो कितने डिवीजन्स हो रहे हैं? 1 meiotic and 2 mitotic. So 3 divisions are required to produce 2 male gamete. 1 meiotic division and 2 mitotic division. तो ये आपने याद रखना है. आपको एग्जाम्स में नंबर दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस 50 मेल गैमेट्स हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड. टू प्रोड्यूस 4 pollen grains how many microspore mother cells are required. 100 pollen grains are produced by how many pollen mother cells. So this kind of questions were asked in the exams or in the competitive exams. तो आपने याद रखना है कि डिविजन्स कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं. सबसे पहला डिवीजन होता है इनसाइड द पोलन सैक. पोलन सैक में सबसे पहला माइटोटिक डिवीजन होता है, और उस डिवीजन के बाद जब माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं ये मियोटिक डिवीजन करके